हेलो एवरीवन, वेलकम टू दस्तक क्लासेस। दस्तक क्लासेस के इस वीडियो में मैं राहुल कुमार आपका वेलकम करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हमारी इंडियन पॉलिटी की यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 3। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का हम ये लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और इसके पहले हम इस वीडियो सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था यूपीपीसीएस और यूपीएससी के और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, और मैं इंडियन पॉलिटी आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा और हमें इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं उन्हें पढ़ने के लिए क्या क्या बुक लिस्ट की आवश्यकता होती है। और इसके वीडियो सीरीज का जो लेक्चर नंबर 1 और 2 था उसमें दोस्तों हमने डिस्कस करा था भाग 1 जो संवैधानिक ढांचा है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसका चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस करा था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 में भारत पढ़ा था कि भारत का संवैधानिक इतिहास यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जो पहला चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो सीरीज में हम इस वीडियो सीरीज का यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो सीरीज हमारी चल रही है इसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो लेक्चर नंबर 3 है 1919 का भारत परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1990। तो दोस्तों इस अधिनियम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो सीरीज के जो इसके पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं अगर वे नहीं देखे तो दोस्तों वे देख लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा, तभी आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आएगा। और दोस्तों मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं अगर ये वीडियो सीरीज आपने पूरी देख ली तो इंडियन पॉलिटी से अच्छा आपका सब्जेक्ट कौन सा और नहीं होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 1919 यानी कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों इस अधिनियम को शुरू करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है दोस्तों वो किन किन परिस्थितियों में लाया गया था और क्यों लाया गया था। तो दोस्तों और 1919 को भारत परिषद अधिनियम लाने के लिए अंग्रेजों को कैसी यानी कि ऐसी क्या आवश्यकता आने लगी थी कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो अंग्रेज हैं उन्हें पारित करना पड़ा था यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पारित करना पड़ा था। तो दोस्तों ये इसके पीछे की एक ब्रीफ यानी कि थोड़ी सी जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं या थोड़ी सी जानकारी हमें इसके पीछे की जो कहानी है वो पता करनी होगी। तो दोस्तों जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1909 यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो भारत के अंदर आ चुका था, तो उसमें दोस्तों क्या करा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें भारत का यानी कि भारत में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उन्हें ऐसा लगा कि भारत में शासन चलाने के लिए हमें भारतीयों का जो एक काउंसिल है यानी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है और जो वायसराय की विधान परिषद है इसमें भारतीयों का होना आवश्यक था। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में दोस्तों क्या हुआ था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक भारतीय का होना आवश्यक हो गया था और जो पहला भारतीय जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में चुना गया था वो था दोस्तों जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। क्योंकि और इसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए यानी कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम में हम देखेंगे यानी कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे लगने लगा था कि यानी कि अगर हमें भारत के अंदर शासन चलाना है तो इन दोनों परिषदों में भारतीय सदस्यों का अधिक से अधिक होना स्वाभाविक है या अधिक से अधिक शामिल होना जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यानी कि अब हम आगे देखेंगे यानी कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम में देखेंगे कि इसमें 6 में से जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है 6 में से 3 का भारतीय होना आवश्यक हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए लाया गया था 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अब मैं आशा करता हूं कि आपको 1919 के जो भारत परिषद अधिनियम है क्यों लाया गया था और इसके पीछे की कहानी क्या है ये समझने में थोड़ी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों अब देखते हैं हम 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत को यानी कि भारतीय नागरिकों का अधिक से अधिक जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है और वायसराय की जो विधान परिषद है उसमें भारतीयों का होना अधिक से अधिक शामिल होना जरूरी है। तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में यानी कि दोस्तों सबसे पहले 1917 में 20 अगस्त 1917 में जो 20 अगस्त 1917 का साल था तो 20 अगस्त 1917 में सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी या ये घोषणा करी कि भारत के अंदर हमारा जो शासन स्थापित करने का उद्देश्य था वो मेन उद्देश्य हमारा व्यापार करने तक सीमित नहीं था।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 20 अगस्त 1917 को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भारत के अंदर हमारा जो उद्देश्य था वो व्यापार तक सीमित नहीं था, यानी कि भारत के अंदर हमारा जो उद्देश्य था वो एक क्रमिक रूप से यानी कि भारतीय शासन को ब्रिटिश शासन में बदलना था। तो जब 1917 को यह यानी कि घोषणा कर दी गई थी तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 1919 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था, जिसे 1921 में यानी कि 1961 में 1921 में लागू किया गया था। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसकी विशेषता क्या क्या है, और जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है दोस्तों उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोस्तों इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से दोस्तों इसे क्यों जाना जाता है, जैसे कि इसमें नाम में ही आपको लग रहा है कि इसमें दो नाम है, एक तो मॉन्टेग्यू और एक चेम्सफोर्ड। तो जी हाँ, ये दो नाम हैं। जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे ये तो भारत के अंदर सचिव थे, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, यानी कि भारत के राज्य सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड थे ये थे भारत के उस टाइम पे वायसराय। तो दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि भारत के अंदर राज्य सचिव का पद लाया गया था, तो उसी के अंदर लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे वे तो भारत के राज्य सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे ये भारत के उस टाइम के यानी कि जो वायसराय थे वो थे, यानी कि वायसराय की जो पोस्ट थी यो 1858 के भारत परिषद अधिनियम में लाई गई थी। यह आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों ऑलरेडी। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि इसे लागू कब किया गया था, तो आपको ये याद रखना है कि इसे 1921 में लागू करा गया था, यानी कि ये जो भारत परिषद अधिनियम था, जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम था, तो इसे दोस्तों 1921 में लागू करा गया था। और इसमें दोस्तों सबसे पहले प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। प्रांतीय विषयों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया था, और वे दो भाग कौन कौन से थे ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी कि पहला जो भाग था यह तो था हस्तांतरित विषय, और दूसरा जो विषय था दोस्तों इसमें वो था आरक्षित विषय। अभी मैं आपको सब डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आरक्षित विषय क्या था और हस्तांतरित विषय क्या था। तो देखो दोस्तों, हस्तांतरित विषय और जो आरक्षित विषय था ये दोस्तों थे अपने आप में क्या, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों हस्तांतरित विषय में क्या क्या आता है और जो आरक्षित विषय है उसमें क्या क्या आते थे। तो दोस्तों हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आरक्षित विषय है उसमें कौन कौन सा, यानी कि जैसे फाइनेंशियल कमीशन रहा, यानी कि वित्त आयोग, पुलिस विभाग और जी भूमि कर सुधार, तो दोस्तों सभी आरक्षित विषय में आता था। और जो हस्तांतरित विषय है उसमें क्या क्या आता था दोस्तों, उसमें आता था जो शिक्षा विभाग है, यानी कि शिक्षा विभाग के जितने भी कार्य थे वे सब किसे बांट दिए गए थे, हस्तांतरित विषय में समर्पित कर दिए गए थे। और जो आरक्षित विषय था उसमें जैसे पुलिस विभाग और जो वित्त आयोग यानी कि वित्त विभाग, यानी कि जितने भी कर लगाने हैं, और भूमि कर में सुधार यानी कि भूमि में कितना कर लगाना है और कितना कर नहीं लगाना है, तो ये दोस्तों थे आरक्षित विषय में। और शिक्षा का जो क्षेत्र था वो रखा गया था हस्तांतरित विषय में। अब दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हस्तांतरित विषय जो था, हस्तांतरित विषय पर आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि हस्तांतरित विषय पर जो कानून था वो किस के अनुसार बनाया जाता था और आरक्षित विषयों पर किस तरह से कानून बनाया जाता था। तो दोस्तों हस्तांतरित विषय पर जो कानून बनाया जाता था वो बनाया जाता था विधान परिषद द्वारा, विधान परिषद द्वारा। और दोस्तों जो तो आरक्षित विषय पर कानून बनाया जाता था वो बनाया जाता था कार्यकारिणी परिषद द्वारा, कार्यकारिणी
परिषद के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि वायसराय की दो परिषद थी, एक तो विधान परिषद थी और एक कार्यकारिणी परिषद थी। जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे दोस्तों। और दोस्तों इसी अधिनियम के तहत आप देखोगे कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों का 6 में से 3 सदस्यों का होना आवश्यक कर दिया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कि वो कौन सा अधिनियम है जिसमें वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें से 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया था। तो वो था दोस्तों 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया था। और इससे पहले जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था उसमें एक सदस्य को, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, का भारतीय होना आवश्यक था। यानी कि उसमें जो कार्यकारिणी परिषद थी पहली बार किसी भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और दोस्तों विधान परिषद जो है इस अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि विधान परिषद का भी बंटवारा हो जाएगा, यानी कि विधान परिषद का भी बंटवारा इसमें हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों इसमें कि विधान परिषद का जो बंटवारा है वो किस तरह से हुआ। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम कि सबसे पहले जो विधान परिषद का बंटवारा है वो किस तरह से हुआ। तो इसमें दोस्तों यो देश में पहली बार, यानी कि इस अधिनियम के तहत दोस्तों क्या हुआ था कि देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी। ये इसमें लास्ट पॉइंट होगा, वो सॉरी नेक्स्ट पॉइंट होगा। देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी, द्विसदनीय व्यवस्था का जन्म हुआ। यानी कि ये क्वेश्चन भी दोस्तों आता है कि यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले जो भारत का संवैधानिक इतिहास था उसमें पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लाई गई थी। तो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके तहत लाई गई थी दोस्तों। और ये द्विसदनीय व्यवस्था का क्या मतलब है दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट यही है कि द्विसदनीय व्यवस्था का क्या मतलब है। द्विसदनीय व्यवस्था का दोस्तों देखो क्या मतलब है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो वायसराय था, वायसराय की दो परिषद थी, एक तो उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद थी जिसमें 6 सदस्य थे और इसी अधिनियम के तहत 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया था। और दूसरी जो थी वो थी दोस्तों उसकी विधान परिषद, यानी कि दोस्तों दूसरी होती इसकी विधान परिषद थी। तो दोस्तों ये जो विधान परिषद है ना इसका बंटवारा कर दिया गया था केंद्र के अंदर। बंटवारे का मतलब क्या है, इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो राज्य विधान परिषद में, एक तो राज्य विधान परिषद में और दूसरी केंद्रीय विधान परिषद में, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में बांट दिया गया था। तो दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद और जो राज्य विधान परिषद थी, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि देखो किस तरह से जो आज की राज्य व्यवस्था है, यानी कि जो आज की राज्यसभा है और जो आज की लोकसभा है, उससे यह जो राज्य विधान परिषद है और केंद्रीय विधान परिषद है ये डिफरेंट है, यानी कि अलग है। यानी कि राज्य विधान परिषद और राज्यसभा, आज का जो राज्यसभा का और लोकसभा का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले दोस्तों 1919 के भारत परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1990 में डिस्कस करा गया था। 1919 में यानी कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम में लाई गई थी जो राज्यसभा और लोकसभा है आज की। तो ये दोस्तों आपको याद रखना। और दोस्तों ये जो राज्यसभा है और जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि राज्य की जो विधान परिषद थी इसमें दोस्तों टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो 60 थी और 60 सदस्यों में से इनमें से यानी कि ये जो 60 सदस्य थे इनमें से दोस्तों 34 सदस्य जो थे वे निर्वाचित किए जाते थे और बचे हुए जो 26 सदस्य हैं ये मनोनीत किए जाते थे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो राज्य विधान परिषद है इसका जो राज्यसभा का यानी कि जो प्रेजेंटेशन की जो राज्यसभा है उससे क्या लिंक है, अभी हम देखते हैं। अभी आप सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद पर फोकस करो कि जो केंद्रीय विधान परिषद थे दोस्तों इसमें टोटल 144 सदस्य हुआ करते थे और इस 144 सदस्यों में से यानी कि इन 144 सदस्यों में से जो दोस्तों 104 सदस्य जो थे वे निर्वाचित होते थे, यानी कि उनका चुनाव होता था और बचे हुए जो दोस्तों इसमें 40 सदस्य हैं वे मनोनीत किए जाते थे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि आज की जो
आज की जो संसद की लोकसभा और राज्यसभा है उनमें क्या इनका लिंक है। यानी कि जो दोस्तों आज की राज्यसभा है, जो 1919 की भारत परिषद अधिनियम थी, जो राज्यसभा था, जो राज्यसभा थी उसे दोस्तों आज की प्रेजेंटेशन में राज्यसभा कहा था, और जो केंद्रीय विधान परिषद थी, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इसे दोस्तों आज की डेट में लोकसभा का नाम दिया गया था। और दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद जो थी, मैं आपको बता दूं कि इसका जो टाइम पीरियड था, यानी कि इसका जो कार्यकाल था वो 3 साल के लिए हुआ करता था, और राज्य विधान परिषद जो थी इसका दोस्तों कार्यकाल 5 साल के लिए हुआ करता था। जबकि आज की अगर हम बात करेंगे राज्यसभा के कार्यकाल की तो वो 6 वर्ष है, और जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। तो दोस्तों ये थी इसमें द्विसदनीय व्यवस्था या द्विसदनीय व्यवस्था प्रणाली को सबसे पहले लाया गया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको द्विसदनीय व्यवस्था का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले जो 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में लाया गया था ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम इसमें और जो इसके नियम हैं वे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या इसकी विशेषताएं थी दोस्तों। और इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट था, इसमें सबसे पहले यानी कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय बजट था उससे राज्य के जो बजट थे उसे अलग कर दिया गया था। यानी कि केंद्रीय बजट को राज्य या प्रांत के जो बजट था उसे अलग कर दिया गया था। तो ये भी आप लिख सकते हैं, यानी कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था, यानी कि अलग कर दिया गया था। और दोस्तों राज्य का जो बजट है उसे केंद्रीय बजट से अलग किया तो किया, और इसके अलावा यानी कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया तो किया, इसके अलावा दोस्तों राज्यों को जो ना इतनी ऑटोनॉमी भी दे दी गई थी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में स्वायत्ता, यानी कि इतनी स्वायत्ता भी दे दी गई थी कि जो राज्य हैं यानी कि जो प्रांत हैं वे अपना जो बजट है वे अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं कि उसकी जो बजट की सीमा है और बजट में जो खर्चा है वो अपने अनुसार लागू करने का जो श्रेय है वो भी दे दिया गया था। तो इसमें दोस्तों थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी गई थी, यानी कि इसमें ऑटोनॉमी यही दे दी गई थी कि राज्य जो हैं या जो प्रांत हैं, जो उस टाइम पे प्रांत बोलते थे हम, तो प्रांतों को ये ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि वे अपने बजट का खर्चा और अपना बजट जो है वे अपनी मर्जी अनुसार उसकी समय निर्धारित सीमा रख सकते हैं और उसका खर्चा भी तय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी इसमें सबसे पहले किया गया था। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इस यानी कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहले यानी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें से 6 में से 3 का भारतीय सदस्यों का होना जरूरी था, और उन 3 का भारतीय सदस्यों का होना जरूरी जब था कमांडर इन चीफ को छोड़कर। यानी कि कमांडर इन चीफ जो है उन 6 सदस्यों में से एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था, उनमें से 6 में से एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था, और वो कमांडर इन चीफ भारत का सदस्य नहीं होगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ही अनाउंस उसमें मतलब इलेक्ट किया जाता था। तो दोस्तों और इसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। वैधानिक आयोग क्यों क्या था दोस्तों? इस वैधानिक आयोग का उस टाइम पे कोई नाम तो दिया नहीं गया था, यानी कि जो मैं आपको नाम बताऊं, सिर्फ इतना वैधानिक आयोग का गठन इस तरीके से किया गया था कि और इसकी जो वैलिडिटी थी वो 10 ईयर की थी। 10 ईयर की। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि वो वैधानिक आयोग था क्या। यानी कि 1919 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो 1929 आएगा। तो दोस्तों ये जो वैधानिक आयोग बनाया गया था ये 10 साल के लिए बनाया गया था, और ये 10 साल के लिए वैधानिक आयोग इसलिए बनाया गया था कि यानी कि ये चेक करेगा, यानी कि ये 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसे चेक करेगा, और 10 साल के बाद जो नेक्स्ट आयोग या अधिनियम लाया जाएगा वो इन 10 साल में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रस्तुत करेगा या बताएगा कि इस 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है कि यो कितना सक्सेसफुल रहा और कितना जा रहा सफल रहा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था ना, ये दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक फेलियर साबित हुआ था। फेलियर साबित क्यों हुआ था? जब मैं इसके बाद में साइमन आयोग पढ़ाऊंगा, और साइमन आयोग के बाद में जब मैं दोस्तों तुम्हें 1935 यानी कि 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935 यानी कि 1935 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि 1919 का यानी कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो था वो फेल क्यों हो गया था दोस्तों। तो ये है। और इसके बाद में मैं दोस्तों आपको इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि सबसे पहले केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। यानी कि
केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि इससे पहले हमने बताया था कि सिविल सेवा की जो भर्ती है उसके दरवाजे भी भारतीयों के लिए खोल दिए गए थे कि यानी कि बेबी उसके लिए खुली प्रतियोगिता होने लगी थी। खुली प्रतियोगिता का मतलब यानी कि भारत के जो मतलब नागरिक थे बेबी इसके एग्जाम दे सकते थे और पास करके इसमें जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, जो आज का संघ लोक सेवा आयोग है, उसमें भर्ती हो सकते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना जो करी गई थी वो 1926 में करी गई थी। 1926 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या कहा गया था, और इसमें यह भी कहा गया था कि यानी कि 1923 में इसी अधिनियम के तहत स्वराज्य पार्टी की भी स्थापना हुई थी, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे साइमन आयोग, यानी कि जो साइमन आयोग है, यानी कि साइमन आयोग दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो साइमन आयोग है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं साइमन आयोग के बारे में। तो दोस्तों नंबर दूसरा हमारा आयोग है इसमें साइमन आयोग। तो दोस्तों सबसे पहले तो साइमन आयोग को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइमन आयोग क्यों लाया गया था। इसके पहले दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें एक वैधानिक आयोग बनाया गया था 10 साल के लिए, और जो चेक करेगा कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो है इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रस्तुत करेगा या बताएगा कि इसमें कितना सक्सेसफुल रहा ये 1919 का भारत परिषद है और कितना फेल रहा। तो दोस्तों क्या हुआ था कि यो जो मतलब आयोग है लाया जाना था तो क्या 1929 में 10 साल के बाद 1919 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो 1929 आएगा, तो 1929 में लाना जाना था। मगर दोस्त की इसकी जो स्थापना थी, यानी कि इसकी जो स्थापना थी दोस्तों वो 1927 में ही कर दी गई थी, यानी कि इसकी जो स्थापना थी दोस्तों वो नवंबर 1927 में ही कर दी गई थी। 1927 में, यानी कि लाया जाना था ये 1929 में, मगर भारत के अंदर ये 1928 को लाया गया था। यानी कि ये आपको मैं भी बता देता हूँ, अभी इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि भारत में अगर हम बात करेंगे कि वो भारत में कब लाया गया था तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था, और भारत में भी दोस्तों ये स्पेसिफिकली मुंबई में आया था। अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं, इसकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो नवंबर 1927 में ये जो साइमन आयोग लाया गया था या इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी जो साइमन कमीशन था जो नवंबर 1927 में यानी कि नवंबर 1927 में जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी या जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2 साल पहले क्यों करी गई थी। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत भारत के अंदर जो शासन चल रहा था उसमें जो सरकार चल रही थी, जो वायसराय की सरकार चल रही थी, उसने सोचा कि इस जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है आने वाली उस टाइम पे इलेक्शन होने वाले थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि लंदन में, यानी कि ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसका फायदा आने वाली जो सरकार है वो ना उठा ले, तो इसीलिए दोस्तों 2 साल इसे पहले लाया गया था राजनीतिक हथकंडों को अपनाने के लिए। तो ये दोस्तों इसलिए लाया गया था। अगर हम बात करेंगे इसकी भारत में, तो भारत में दोस्तों ये जो आया था ये 3 फरवरी 1928 को आया था, और भारत में ये स्पेसिफिकली कहाँ आया था, मुंबई के अंदर आया था, जो साइमन कमीशन था। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये किसकी अध्यक्षता में लाया गया था, जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है साइमन आयोग, तो इसमें साइमन एक नाम था। तो ये दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सर जॉन साइमन जो थे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी सभी ने इसका विरोध किया था या सभी ने इसका बहिष्कार किया। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि साइमन आयोग का जो बहिष्कार था वो दोस्तों क्यों करा। और दोस्तों जितने भी भारत के अंदर अभी तक अधिनियम आए थे ना, सबसे बुरा फेलियर था, यानी कि अंग्रेजों के लिए सबसे बुरा फेलियर था। यानी कि अंग्रेजों के लिए भारतीयों ने सबसे बड़ी मात जो दी थी वो साइमन आयोग में दी थी। और मैं इसमें ये भी बताने की कोशिश करूंगा आपको कि भारत ने इसके जितने भी राजनीतिक पार्टी थी भारत के अंदर, अधिकतर उस टाइम पर जो मतलब बड़ी पार्टी थी वो एक तो स्वराज्य पार्टी थी और एक कांग्रेस पार्टी थी, और दलितों की जो पार्टी थी सभी ने इसका विरोध किया था दोस्तों। तो सभी ने इसमें इसका विरोध किया था, यानी कि बहिष्कार किया था। और मैं आपको यही बताऊंगा कि बहिष्कार दोस्तों क्यों किया था। तो दोस्तों सभी ने इसका बहिष्कार क्यों किया था, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सदस्यों की संख्या थी, यानी कि दोस्तों इसमें जो सदस्य थे वे टोटल इसमें 7 सदस्य थे, यानी कि 7 मेंबर ऑफ कैंडिडेट थे। और के साथ ही जो ना ये सभी ब्रिटिश थे,
सभी ब्रिटिश थे दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका विरोध जो है या इसका बहिष्कार जो है भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने और मेनली कांग्रेस पार्टी ने क्यों विरोध किया था। तो इसका बहिष्कार दोस्तों इसीलिए किया गया था, इसका विरोध इसीलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी एक तो भारतीय नागरिक शामिल नहीं था, यानी कि 7 के 7 जो सदस्य थे ये क्या थे दोस्तों, यानी कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया था। पहली बात तो ये थी। और दोस्तों भारत ने इसमें इस तरह से इसका विरोध किया, बहिष्कार किया कि इसमें साइमन गो बैक के नारे दिए जाने लगे, यानी कि साइमन गो बैक, यानी कि जो साइमन मतलब सर जॉन साइमन थे जिनकी अध्यक्षता में ये लाया गया था, तो इन्हें गो बैक के नारे दिए जाने लगे। और ये नारे मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काले झंडे, यानी कि काले झंडे दोस्तों हाथों में लिए, मतलब उस टाइम पे जो नागरिक थे जो भारतीय सदस्य थे और उन्होंने साइमन गो बैक के नारे दिए जाने लगे। तो साइमन जब गो बैक के नारे दिए जाने लगे और ये बहुत ही बड़ा एक फेलियर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए था। और दोस्तों इसी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ इसमें आपको कि इसमें जो है दोस्तों एक सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा भी करी गई थी, यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड क्या था दोस्तों ये भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जो साइमन इसका जो ये था मतलब जो इसका सांप्रदायिक अवार्ड था इसे हम कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कम्युनल अवार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी दोस्तों अभी मैं बताऊंगा आपको, फुल एक्सप्लेन करूंगा इसका कि ये कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड क्या था। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कम्युनल अवार्ड या मतलब सांप्रदायिक अवार्ड, तो दोस्तों इसे कंफ्यूज मत कर लेना किसी भी अवार्ड से। यानी कि अवार्ड का मतलब यहाँ अवार्ड नहीं था, योजना था। यानी कि उस टाइम पे जब नई सरकार ब्रिटेन के अंदर बनी थी, जहाँ पर ब्रिटिश यानी कि जो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था, जो ब्रिटेन के उस टाइम पे प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड। यानी कि मैं आपको लिख देता हूँ इनका इस तरीके से नाम रहता है, अंग्रेजी नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों उस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर जो नई गवर्नमेंट बनी थी और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे यानी कि रेमजे मैकडोनाल्ड, तो उन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की जो है वो घोषणा करी थी दोस्तों। ये दोस्तों एक प्रकार की योजना थी और ये जो योजना थी इसके तहत दोस्तों यो करा गया था जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, जिसमें मैंने बताया था कि पहली बार मुस्लिमों को लिए पृथक निर्वाचन की मतलब घोषणा कर दी गई थी। तो मुस्लिमों के अलावा भारत के अंदर जो हिंदू थे और जो सिख थे और जो अंग्रेज थे और जो आंग्ला सिख भारतीय थे उनके लिए भी दोस्तों क्या कर दिया गया था, यानी कि एक पृथक निर्वाचन आयोग की घोषणा कर दी गई थी। इसके अंदर किसके, यानी कि साइमन आयोग के अंदर। तो साइमन आयोग के अंदर दोस्तों ये था। और दोस्तों साइमन आयोग के अंदर जो सांप्रदायिक अवार्ड योजना थी, और इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसी यानी कि साइमन आयोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए भारत के अंदर आपको पता होगा 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे। यानी कि 1930, 31 और 32 में जो जो सम्मेलन हुए थे, यानी कि 1930 में हुआ था पहला, दूसरा 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि जिन्हें मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माता भी उन्हें कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में ऐसे कौन से और व्यक्ति थे जो सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और उनका नाम था महात्मा गांधी। मैं आपको बता देता हूं कि आप दोस्तों आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी, इनमें से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से महात्मा गांधी ने किसने भाग लिया था या किसी में भी भाग नहीं लिया था। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बताइएगा, आपकी जो नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें यानी कि हम अपने पॉइंट पाते हैं कि इस यानी कि जो सांप्रदायिक अवार्ड है या जो साइमन आयोग था, इसे का प्रस्ताव पारित करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें तीनों में भाग लेने वाले पहले भारतीय डॉक्टर BR अम्बेडकर बने थे दोस्तों। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन भी इसी पे हुए थे। और मैंने आपको बताया सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड एक प्रकार की योजना थी जिसमें हिंदू, सिख और अलग जो अंग्रेज थे और आंग्ला सिख भारतीय थे उन्हें सांप्रदायिक आधार पर या संपत्ति के आधार पर
वोट डालने का अधिकार या निर्वाचन का अधिकार मतलब मिल गया था। और दोस्तों इसी में मैं बता देना चाहता हूं आपको कि इसमें दो राजनीतिक पार्टी थी, एक तो भारत के अंदर उस टाइम पे जो कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी थी और एक दलित पार्टी थी, उनमें भी समझौता हो गया था और जिसे बाद में यानी कि पूना समझौता के नाम से भी जाना गया था दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना कि पूना समझौता जो था वो साइमन आयोग के विरोध में ही हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी और किसके बीच में हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी और दलितों की जो पार्टी थी उनके बीच में दोस्तों मेनली हुआ था। तो इसमें दोस्तों ये था। और दोस्तों जो इससे पहले का मैंने आपको मतलब जो भारत परिषद अधिनियम पढ़ाया 1919 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ाया, उसमें दोस्तों मैं एक पॉइंट बताना आपको भूल गया कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम भी वो भारत का पहला भारत परिषद अधिनियम था। 1919 का भारत परिषद अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी मिला था। तो ये आपको याद रखना है, मैं बताना भूल गया था कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है दोस्तों, उसमें पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। और दोस्तों इसके बाद में हमने पढ़ा साइमन आयोग। तो आज के दोस्तों लेक्चर में इतना ही। इसके बाद में आने वाला जो लेक्चर होगा मैं उसमें पढ़ाऊंगा 1935 का भारत परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है उसे में से जो आज का जो हमारा संविधान है वो 70% कॉपी करा गया है 1935 के भारत परिषद अधिनियम से। और मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब लो भारत का संविधान 1947 से 1950 तक लागू नहीं हुआ, तो भारत को जो सरकार चली थी, यह संविधान चला था, वो 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसी के अनुसार चलाया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को इस वीडियो को अधिक से अधिक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करने की कोशिश करें ताकि वे फायदा उठा सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब ज्वाइन होना है और भी अधिक स्टडी मटेरियल के लिए, जैसे कि डेली करंट अफेयर मटेरियल उसमें आता है और भी जो मतलब मटेरियल स्टडी मटेरियल आपको लेना है, तो आप 9759191989 नंबर पर ज्वाइन कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप ऐड ग्रुप लिखकर इसमें ऑटोमेटिकली आप ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।